नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिएगा कौन कौन से एग्ज़ाम के संदर्भ की मैं बात करूं तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक तो देखिएगा फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स, सेकंड ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, थर्ड ये कहाँ किस पोर्शन में ये आने वाला है, तो थर्ड मैं इसकी बात कर सकता हूँ इस संदर्भ में। ये सेकंड ग्रेड का जो पेपर है, सेकंड ग्रेड के एसएसटी के पेपर में, इसके अलावा जितने भी सेंटर के एग्जाम लग रहे हैं, स्टेट के एग्जाम लग रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ये प्रश्न अपन को दिखाई देगा। उस परिप्रेक्ष्य में अपन बात कर रहे हैं। आज मैं चर्चा करूँगा किस परिप्रेक्ष्य पर साथियों, आज अपन बात करेंगे मुद्रा पर। मूल जो टॉपिक है उस पर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा मुद्रा पर। मुद्रा शब्द पे अपन चर्चा करते हैं, जिसको इंग्लिश में मॉनेटरी भी बोलते हैं, या अपन अपनी भाषा में इसको मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। क्लियर? मुद्रा शब्द, इस शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें, देखिएगा इसको इंग्लिश में अपन मनी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। मनी से उत्पत्ति हुई है। मनी जो शब्द है वो शब्द किस भाषा से बना है, ध्यान रखना, लैटिन भाषा की। लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मोनेटा। शब्द को समझिएगा, मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। अब ये जो मोनेटा शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से, इसका संबंध अपन मनी के साथ कैसे ले रहे हैं, तो वो समझिएगा। मोनेटा जो शब्द है ये रोम जो देश है उसमें एक देवी है, उस देवी के संदर्भ में इस शब्द को अपन काम में ले रहे हैं। वो देवी अपनी कौन सी है? रोम में देवी जूनो। रोम में देवी जूनो है। उस देवी जूनो का दूसरा नाम क्या है? मोनेटा है। यानी मनी शब्द की उत्पत्ति मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा जो शब्द है वो किस शब्द का पर्यायवाची है? देवी जूनो का पर्यायवाची है। और ये देवी जो जूनो है, इसका संबंध किसके साथ है? इसे क्या कहा जाता था साथियों? इसे स्वर्ग के सुखों को देने वाली देवी कहा जाता था। स्वर्ग सुखों को देने वाली देवी, स्वर्ग सुखों को देने वाली देवी कहा जाता था। तो कहने का मतलब, अब इसको स्वर्ग सुखों की देवी देने वाली देवी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका जो मंदिर था, उस मंदिर के नीचे एक सिक्के छापने की टकसाल थी। तो उसके माध्यम से सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन शुरू हुआ, और वहीं से शब्द क्या निकला? मोनेटा। और उस मोनेटा का ही रूप अंग्रेजी में क्या कह जाने लगा? मनी कहने लगा। ठीक है, ये मनी का सापेक्षिक अर्थ हो गया कि मुद्रा शब्द आया कहाँ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, मुद्रा कहते किसे? तो देखिएगा, मुद्रा की परिभाषा अपन समझ सकते हैं। मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जिसमें वैधानिकता व सर्वग्राह्यता, वैधानिकता व सर्वग्राह्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? सर्वग्राह्यता व वैधानिकता का गुण पाया जाता है। किसके संदर्भ की बात कर रहे हैं? मुद्रा में। यानी मुद्रा
देश की सरकार के द्वारा या देश में जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जारी की जाती है संदर्भ में, और जारी करने के पीछे पर्पज ये है कि इसको सर्व भुगतान के रूप में स्वीकार किया जा सके। तो एक छोटी सी बात अपन कर लेते हैं कि मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई। मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई, ये मुद्रा है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो मुद्रा की उत्पत्ति पे अगर मैं बात करूं तो मुद्रा की उत्पत्ति के पीछे एक इंपॉर्टेंट बात वही अपन लागू करते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की क्या है साथियों, जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी का तात्पर्य ये हो गया कि मुद्रा की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि मुद्रा के आविष्कार से पहले अपने समाज में किस चीज का प्रचलन था, वस्तु विनिमय का प्रचलन था। किसका प्रचलन था, वस्तु विनिमय। किसका प्रचलन था, वस्तु विनिमय का प्रचलन था। और वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है समझिएगा। वस्तु विनिमय का मतलब होता है ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो किससे लेगा, बी से। यानी ए व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो ये वस्तु किससे लेगा, बी से। और बी व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो किससे लेगा, ए से। यानी एक दूसरे की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति एक दूसरा व्यक्ति करता था, उसे अपन बोलते थे वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय पहले प्रचलन में था, लेकिन वस्तु विनिमय में कुछ एक समस्याएं थी। समस्याएं कैसी थी देखिएगा। वस्तु विनिमय में पहली समस्या ये आती थी कि नंबर एक कि मूल्य का मापन नहीं होता था। क्या नहीं होता था, मूल्य का मापन संभव नहीं था। आपने कोई व्यवहार कर लिया, उस व्यवहार का वास्तविक जो मूल्य है वो मापित नहीं हो पाता था। यानी फिक्स आधार पर अपन नहीं बोल सकते कि मुद्रा का इस वस्तु का मूल्य कितना था। जैसे अपन बोल सकते हैं कि प्राचीन समय में अनाज के बदले में मिट्टी के बर्तनों का संदर्भ चलता था, अनाज के बदले में पशुधन का संदर्भ चलता था, व्यवहार चलता था। इसमें हम ये सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कितने मिट्टी के बर्तनों का मूल्य आप किसी पशुधन या किसी अनाज के संदर्भ में लेते हो। तो मूल्य मापन की सबसे बड़ी कठिनाई थी। दूसरी इसमें कठिनाई किसकी थी, दूसरी कठिनाई थी मूल्य संचय की। मूल्य संचय की, मूल्य संचय का मतलब ये होता है वर्तमान में तो हम मुद्रा के रूप में किसी भी वस्तु के मूल्य को संचित कर सकते हैं, लेकिन जब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी तो कुछ वस्तुएं नाशवान भी होती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दीर्घकाल के लिए रखी भी जा सकती हैं। नाशवान वस्तुओं को आप संग्रहित नहीं कर सकते, ये भी इसकी एक बड़ी समस्या थी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या इसकी थी वो थी दोहरे संयोग की। दोहरे संयोग की। अब ये दोहरा संयोग क्या है, दोहरे संयोग का मतलब हो गया यहां ए और बी के संदर्भ में अपन ने बात की। ए व्यक्ति वो है जिसे उसी समय, ये मानिए कि ए किसान है और ए को आज किस वस्तु की आवश्यकता है, बर्तन की आवश्यकता है। बी क्या है, कुम्हार है, बी को किस वस्तु की आवश्यकता है, अनाज की आवश्यकता है। तो दोहरा संयोग का मतलब हो गया उसी समय, जिस समय ए को बर्तन की आवश्यकता होगी उसी समय बी को किसकी आवश्यकता होनी जरूरी है, अनाज की। अगर उसी समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके पास वो वस्तु हो जिसकी हमें तो आवश्यकता है और सामने वाले के पास उस चीज की अधिकता है और हमारे पास वो वस्तु है जिसकी सामने वाले को जरूरत है, तो हमारे पास वस्तु विनिमय नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब एक समय पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकता को पूरे करने वाले हो, ऐसी स्थिति को अपन बोलते हैं दोहरा संयोग। अगर दोहरा संयोग नहीं मिल पाता तो वस्तु विनिमय में समस्या आती है, वस्तु विनिमय नहीं हो पाता। इन सारी समस्याओं के इलाज के लिए किस वस्तु का, किस चीज का आविष्कार हुआ बताइएगा। इन सारी समस्याओं के इलाज के लिए, समाधान के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ। क्लियर, मुद्रा इसके संदर्भित मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब मुद्रा के संदर्भ में अपन एक महत्वपूर्ण बात ये करते हैं कि मुद्रा के कुछ वैकल्पिक माप बताए।
जैसे भारत के संदर्भ की मैं बात करूं तो भारत में मुद्रा के निर्गमन का अधिकार, भारत में मुद्रा के निर्गमन का कार्य, भारत में मुद्रा के निर्गमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा के निर्गमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से पेपर में बनने लायक प्रश्न क्या है? पेपर में बनने लायक प्रश्न ये है कि आरबीआई मुद्रा का निर्गमन किस प्रणाली पर करती है, यानी कौन सी प्रणाली को फॉलो करते हुए आरबीआई मुद्रा का निर्गमन करती है। क्या मन चाहे उतने नोट आरबीआई छाप सकती है क्या? बिल्कुल नहीं छाप सकती। तो आरबीआई मुद्रा का निर्गमन किस प्रणाली के अंतर्गत करती है? तो उत्तर आएगा आरबीआई मुद्रा का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर आरबीआई द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि न्यूनतम कोष प्रणाली है क्या? न्यूनतम कोष प्रणाली का मतलब ये है कि आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितने रुपए के नोटों का आप निर्गमन चाहते हो उसके लिए एक सुरक्षा राशि अपने पास रखती है। सुरक्षा राशि अपने पास रखने का संदर्भ क्या? सुरक्षा राशि अपने पास रखने का संदर्भ ये है कि आरबीआई जब भी नोटों का निर्गमन करती है, निर्गमन से पहले 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए की जमा राशि, 200 करोड़ रुपए की जमा राशि अपने पास रखती है। अब ये 200 करोड़ रुपए की जमा राशि में क्या क्या चीजें होंगी? देखिएगा, दो चीजें होंगी। इसमें 115 करोड़ रुपए का, 115 करोड़ का तो क्या होगा? गोल्ड। 115 करोड़ का तो क्या होगा? सोना। और 85 करोड़ रुपए की, 85 करोड़ रुपए की, 85 करोड़ की क्या होगी? विदेशी प्रतिभूति होगी, विदेशी प्रतिभूति। यानी इतनी गारंटी आरबीआई अपने पास से पहले रखेगी, फिर नोटों का निर्गमन करेगी। देखिएगा, ये प्रणाली चली कहाँ से है? ये अपने घरों से ही चली है। आज भी अपने घरों में बचत की आदत है, सेविंग की आदत है, उस चीज़ को आप रखते हो जमानत के रूप में। आरबीआई इस चीज़ को इसलिए रख रही है, कल को आपने बहुत ज़्यादा नोट निर्गमित कर दिए अर्थव्यवस्था में, तो समस्या किसकी बनेगी? समस्या ये आएगी कि देश में जो मुद्रा प्रचलन में है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो साथियों, ये प्रणाली है जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आरबीआई अपने पास रखती है। अच्छा, ये राशि रखती मतलब किसके द्वारा रखी जाती है? आरबीआई 200 करोड़ रुपए की जमा राशि सरकार से रखवाती है, सरकार से लेती है। ये न्यूनतम राशि है। इतनी राशि रखने के बाद आप कितने भी नोट हैं उनका निर्गमन करवा सकते हो। तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली थी, जिसका प्रचलन कब से है भारत में? ध्यान रखिएगा, सन 1956 से। सन 1956 से इस प्रणाली को काम में लिया जा रहा है। तो ये सामान्य से परिचय में आज अपने पढ़ा न्यूनतम कोष प्रणाली, जिसके आधार पर भारत में नोटों का निर्गमन होता है। थैंक यू।